स्टार्ट करने वाले हैं साइंस 2 का 5th चैप्टर, दैट इज द टुवर्ड्स द ग्रीन एनर्जी। काफ़ी इंटरेस्टिंग ये चैप्टर है। इसके प्रीवियस स्टैंडर्ड में 9th में आप लोगों ने काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी के बारे में सीखा है, ठीक है ना। ये अलग अलग फॉर्म्स हैं, अलग अलग टाइप्स हैं एनर्जी के, 2 टाइप्स। तो एग्जैक्टली एनर्जी क्या होता है ये भी हमने देखा। कैपेसिटी टू डू द वर्क, है ना, वर्क करने की जो कैपेसिटी है उसी को ही हम एनर्जी कहते हैं। और उनके अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी के, वो भी हमने देखा, है ना। जिसमें लाइट एनर्जी था, हीट एनर्जी था, उसके बाद इलेक्ट्रिकल, सोलर, केमिकल, न्यूक्लियर, मैकेनिकल, ये सब एनर्जी के अलग अलग फॉर्म्स हैं। तो हम जानते हैं कि हमारे लाइफ में जैसे फूड, क्लॉथ, शेल्टर ये बेसिक नीड्स है, वैसे ही आज के समय पे एनर्जी भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है। जो भी इक्विपमेंट, जो भी हम हाउस होल्ड अप्लायंसेस इस्तेमाल करते हैं, है ना, तो वो सभी इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ऊपर वर्क होते हैं। कई बार हम मैकेनिकल एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हम लोग केमिकल एनर्जी का, साउंड एनर्जी, हीट एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं। तो ये अलग अलग फॉर्म्स है एनर्जी के। अब देखा जाए तो एनर्जी हम जानते हैं कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये क्या कहता है, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन कन्वर्ट फ्रॉम वन स्टेट टू द अनदर, ठीक है। टोटल एनर्जी इज रिमेन कांस्टेंट इन द यूनिवर्स। तो ये जो बेसिक लॉ जो है उसके लिए एनर्जी क्रिएट भी नहीं कर सकते हम, डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्शन होता है। इसके डिटेल में आप लोग प्रीवियस स्टैंडर्ड में सीख चुके हो। तो ये जो एनर्जी हमें मिलती है, ये एनर्जी का बेसिक सोर्स कौन सा है, वो सोर्स हम इस चैप्टर में सीखने वाले हैं। साथ में ही जो अलग अलग जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उनके अलग अलग मेथड्स कौन से हैं, उसके एडवांटेज, डिसएडवांटेज और उनका वर्किंग, ये चीज़ें हम यहाँ सीखने वाले हैं, ठीक है ना। साथ में ही ग्रीन एनर्जी क्या होता है, उसका एडवांटेजेस क्या है, वो भी हम देखने वाले हैं। तो हम जानते हैं कि मैक्सिमम जो भी पावर प्लांट होते हैं, इलेक्ट्रिकल पावर प्लांट होते हैं, वहाँ जो एनर्जी जनरेट करने के लिए जो प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाता है वो होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, जो कि डिस्कवर किया था माइकल फैराडे नाम के साइंटिस्ट ने। वो प्रिंसिपल क्या कहता है कि मैग्नेटिक फील्ड अराउंड द कंडक्टर ये चेंज होती रहती है। ओके, अगर कोई मैग्नेट है और मैग्नेट मतलब एक कोई कंडक्टर है, कंडक्टर को कॉइलिंग किया हम लोगों ने, साथ में गैल्वेनोमीटर लगाया और मैग्नेट को उसके करीब में लेके जाया, तो क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड इंट्रोड्यूस होंगी, करंट अगर फ्लो होता है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड कोई कंडक्टर में अगर इन्वॉल्व होती है, इंड्यूस्ड होती है, तो वो चेंज होती है। ओके, अलॉन्ग व्हाट, अलॉन्ग द पोटेंशियल डिफरेंस इज जनरेटेड अक्रॉस द कंडक्टर, ठीक है ना। तो ये जो बेसिक प्रिंसिपल था जिसे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कंडक्शंस कहा जाता है। तो ये जो फील्ड जो है कंडक्टर के सराउंडिंग में, ये जो चेंजिंग होने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है कंडक्टर के सराउंडिंग में, ये 2 वे से की जाती है। एक में कंडक्टर ये स्टैटिक होता है और मैग्नेट जो है वो रोटेट होता है। ओके, तो और दूसरा जो है जिसमें कंडक्टर ये मूविंग होती है और मैग्नेटिक फील्ड ये रोटेट होती है, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो चेंज होती है। तो इस तरह से ये दोनों पॉसिबिलिटीज़ है या फिर दोनों वेज है जिसके थ्रू इलेक्ट्रिक फील्ड को इंट्रोड्यूस किया जाता है। तो यही बेसिक जो प्रिंसिपल जो है वो जनरेटर में इस्तेमाल किया जाता है ना। हम जानते हैं कि जनरेटर में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो जनरेटर के डायग्राम टेक्स्ट बुक में आप 5.1 देखोगे, तो यहाँ क्या होता है, अलग अलग पावर प्लांट अगर आपने देखे होंगे तो वहाँ बहुत बड़े बड़े जनरेटर्स होते हैं, ठीक है। ये जनरेटर्स क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं, हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी देते हैं। वो एनर्जी को जनरेटर के वर्किंग के लिए या फिर जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट होता है उसको रोटेट करने के लिए टरबाइन का इस्तेमाल किया जाता है। टरबाइन को ब्लेड्स होते हैं, है ना। जब भी हम कोई लिक्विड या फिर कोई गैस हाई प्रेशर से वो ब्लेड्स के ऊपर डालते हैं तो वो क्या होता है, टरबाइन रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे 5.2 आप देखोगे डायग्राम में, और रोटेशन हुआ मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी, है ना। ऐसे टरबाइन जो है जनरेटर को कनेक्ट किए जाते हैं और जिसके थ्रू जनरेटर के अंदर का जो मैग्नेट है वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है और जिसके थ्रू आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। तो 5.3 में ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल जनरेशन की भी डायग्राम दी हुई है, ठीक है। तो ओवरऑल आप देखोगे 5.1 में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन फैराडे ने जो डिस्कवर किया था वो लॉ दिया हुआ है इनडायरेक्टली,
है ना। उसमें मैग्नेट देखो वो रोटेट हो रहा है और कॉइल जो है वो स्टेशनरी है, जिसके थ्रू इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट होता है। मैग्नेटिक फील्ड, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है यहाँ। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का ये बेस्ट एग्जांपल है। 5.2 मैंने टर्बाइंस के बारे में बताया, 5.3 जो है जनरेटर्स, है ना। तो ये जो मेथड्स है, ये मेथड्स मतलब इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होना, ये बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ही ऊपर बेस्ड है। ओके, तो उसके स्टार्ट फ्लोट चार्ट दिया है, देखो आप कि टरबाइंस को गोल रोटेट होने के लिए, टरबाइंस को घूमने के लिए क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। वो एनर्जी सोर्स चाहिए। वो एनर्जी सोर्स अलग अलग हो सकता है, कोयला हो सकता है, आप सीखोगे नेक्स्ट क्या है वो, है ना। तो कोल भी एक हो सकता है। उसके बाद तो सबसे पहले सोर्स की ज़रूरत है। सोर्स अगर है तो फिर वो टरबाइंस के पास जाएगा, टरबाइंस के थ्रू वो फिर जनरेटर, और जनरेटर के थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इस तरह से जनरेशन ये स्टार्ट होता है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, आज हम पहला थर्मल पावर प्लांट देखने वाले हैं। उसमें होता ही है कि जैसे डायग्राम आप देखोगे कि डायग्राम में भी समझ में आएगा, फ्लो चार्ट इजीली है। उसमें जो रॉ मटेरियल होता है, वो रॉ मटेरियल कोयला इस्तेमाल किया जाता है। कोयले के बाद फिर बॉयलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। बॉयलर का बेसिक पर्पस क्या है कि जो वाटर है, वाटर को स्टीम में कन्वर्ट करना। उसके बाद वो जो स्टीम है वो टरबाइंस को दी जाती है। टरबाइंस फिर हाई प्रेशर से, हाई वेलोसिटी से वो टरबाइंस के ब्लेड घूमने लगते हैं। वो घूमने से फिर वो जो टरबाइंस है काइनेटिक एनर्जी क्रिएट करती है, वो जाता है जनरेटर को। जनरेटर के अंदर जो मैग्नेट है वो गोल घूमना स्टार्ट हो जाए, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है। ठीक है, यहाँ जो टरबाइंस है, टरबाइंस में जो पानी जो है रोटेट होने समय, वो पानी फिर से वापस बॉयलर्स को जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस है। ठीक है ना। तो यही यहाँ दी हुई है कि यहाँ जैसे मैंने अभी बताया कि हाई टेम्परेचर टरबाइन जो घूमते हैं बिकॉज ऑफ द स्टीम के थ्रू, बॉयलर के अंदर पानी होता है, वो हीट होना स्टार्ट हो जाता है। बाद में वो हीट होने से थर्मल एनर्जी क्रिएट होती है ड्यू टू द बर्निंग ऑफ कोल। वो स्टीम का हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर के थ्रू एनर्जी, वो हाई प्रेशर हाई टेम्परेचर जनरेट होती है, जो कि टरबाइंस को दी जाती है, जिसके थ्रू वो टरबाइंस घूमने लगते हैं। और फिर वो स्टीम इज़ कन्वर्टेड बैक इनटू द वाटर और रिसर्कुलेट होती है। इस तरह से ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है। अब थर्मल पावर प्लांट की एनर्जी फॉर्मेशन भी यहाँ दी हुई है, अगर देखो तो हम जानते हैं कि कोयले के अंदर केमिकल एनर्जी होती है। उसके बाद टरबाइंस हीट जनरेट होती है, जलाने के बाद उसको बॉयलर्स में वाटर से स्टीम कन्वर्ट होगा, तो थर्मल एनर्जी। उसके बाद टरबाइंस गोल गोल घूम रहा है, तो टरबाइंस के अंदर इन स्टीम में काइनेटिक एनर्जी रहेगी। टरबाइंस गोल घूमेगा, काइनेटिक एनर्जी, और उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपको मिलेगा। तो इस तरह से ये थर्मल यूज़ किया जाता है। यहाँ इस तरह के पावर प्लांट्स को थर्मल पावर प्लांट्स भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ एनर्जी जो जनरेट हो रही है वो थर्मल एनर्जी जनरेट हो रही है। ठीक है ना। उसके बाद एक स्ट्रक्चर दिया है किस तरह से थर्मल पावर प्लांट होता है। उसकी डायग्राम तो आपको नहीं पूछते, लेकिन यस उसका वर्किंग आपको पूछ सकते हैं, है ना। तो डायग्राम अगर देखते हो तो आपको देखने को मिलेगा, वो डायग्राम में 5.7 की मैं बात कर रहा हूँ, जिसमें बेसिकली दो टावर्स आपको दिख रहे हैं, है ना। एक जो है स्टैक टावर, जिसे आप लोग चिमनी कहते हो, कि जो भी कई बार देखा होगा आप लोग कि नहीं, वहाँ से धुआं निकलता है, स्मोक निकलता है। और दूसरा जो टावर है दैट इज़ द कूलिंग टावर है वो। ठीक है, इस तरह से दो उसमें टावर होते हैं। तो वहाँ अगर हम डायग्राम देखते हैं तो उसमें बेसिक पार्ट्स आपको दिखेंगे, दैट इज़ द बॉयलर, टरबाइन, जनरेटर और कंडेंसर। एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में उन्हें रखा जाता है। तो वर्किंग कैसे है, तो हम देखते हैं कि सबसे पहले कोयला यहाँ रिसोर्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। वो कोयला बॉयलर में उसको बॉयल या फिर उसको हीट दी जाती है, और हीट करने से वो जो कोयला का कंबशन होता है, और फिर अलग अलग जो गैसेज जनरेट होते हैं जो कि यूज़फुल नहीं है हमारे, इमीडिएट गैसेज जो है वो एटमॉस्फेयर में छोड़े जाते हैं विद द हेल्प ऑफ वेरी हाई टावर। तो वो हाई टावर नथिंग बट चिमनी है। ठीक है, तो अब ये जो टरबाइंस जो है, टरबाइंस उसके बाद मिलने वाली जो बॉयलर्स के थ्रू जो वाटर से जो स्टीम निकलती है, वो स्टीम टरबाइंस को दी जाती है, जिसके थ्रू टरबाइंस रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, उसको काइनेटिक एनर्जी मिलती है। फिर वो जो स्टीम जो है
वो काइनेटिक एनर्जी दी जाती है जनरेटर को। जनरेटर के अंदर का जो मैग्नेट से वो रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है, जिसके थ्रू इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट होती है, और फिर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है थर्मल पावर जो बड़े बड़े स्टेशंस होते हैं और बड़े बड़े लाइनिंग्स होते हैं वायर्स, उसको वो प्रोवाइड किए जाते हैं। ठीक है ना। यहाँ एक देखोगे कि जो टर्बाइंस यहाँ रोटेट होती है यूजिंग द स्टीम ऑफ हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के थ्रू वो टर्बाइंस यहाँ रोटेट होना स्टार्ट हो जाता है। ओके, उसके बाद स्टीम टेम्परेचर और प्रेशर डिक्रीज हो जाता है, रोटेट होने के बाद वर्क हो जाएगा, बाद में वो डिक्रीज कम हो जाएगा, तो वो ऐसा स्टीम जो है फिर से भेजा जाता है कूलिंग पर्पज़ के लिए। ओके, तो ये कूलिंग जो पर्पज़ है ये कौन करता है, ये करता है कंडेंसर। ठीक है, तो यहाँ आप देखोगे कंडेंसर भी है, वो कंडेंसर का बेसिक पर्पज़ ही वो है कि वाटर को कूल करना। यहाँ एक कूलिंग टावर आपको दिख रहा है कि द वाटर इन अ कूलिंग टावर इज सर्कुलेटेड थ्रू द कंडेंसर, द हीट एनर्जी इन द स्टीम इज गिवन टू द वाटर एंड स्टीम कंडेंस बैक टू द वाटर। ठीक है, तो ये कूलिंग वाटर जो हॉट स्टीम है या फिर हॉट एयर है उसको रिलीज़ करता है, और जो कूल वाटर है फिर से भेजा जाता है कंडेंसर को, और फिर वो भेजा जाता है फिर से बॉयलर को। तो इस तरह से ये कंप्लीट प्रोसेस होती है। आज हम देखते हैं कि मैक्सिमम थर्मल पावर स्टेशन काफ़ी सारे हैं हमारे महाराष्ट्र में, चंद्रपुर, कोराडी, ये सब थर्मल पावर स्टेशन ही हैं, चंद्रपुर में देखने को मिलेगा। लेकिन इस रिगार्डिंग काफ़ी सारे प्रॉब्लम भी है स्टूडेंट्स। ओके, और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जब हम उस कोयले को जलाते हैं तो काफ़ी सारे टॉक्सिक गैसेज जनरेट होते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जो कि हमारे लिए हार्मफुल है। इतने हार्मफुल है कि उससे डेथ भी हो सकती है। जब कोयले को जलाया जाता है तो उसमें से सूट पार्टिकल, दैट इज द कार्बन पार्टिकल रिलीज होते हैं। वो अगर हम हमारे बॉडी के अंदर वो चले गए तो डेफिनेटली उसमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकता है, क्योंकि वो रेस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करता है, इन्वायरमेंट को तो डैमेज करता ही है। साथ में सबसे इम्पोर्टेंट जो है कि ये नेचुरल रिसोर्सेस जो है ये लिमिटेड है, आज न कल ये नष्ट हो जाएगा। ऐसा कहा जाता है कि 200 साल के अंदर कोयला ख़त्म हो जाएगा, तो ये एक लिमिटेशंस है। सबसे पहले तो स्टॉक ही लिमिटेड रहा तो फिर उसका इस्तेमाल कैसे होगा, तो ये लिमिटेशंस है जिसके थ्रू हम ये थर्मल पावर प्लांट इकोनॉमिकली या फिर हेल्थ पर्पज़ के लिए या फिर इन्वायरमेंट के लिए या फिर एज अ रिसोर्सेज के पर्पज़ के लिए इतना हार्मफुल है। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम देखेंगे न्यूक्लियर एनर्जी के ऊपर पावर प्लांट्स कैसे होता है वो नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे एट होम। थैंक यू।